हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? दोस्तों, जैसे कि हमको पता है, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो 10 तारीख से शुरू हो चुका है, 10 जनवरी से। और 10 जनवरी को 4 शिफ्ट, 11 जनवरी को 4 शिफ्ट देखने के बाद जो भी मतलब जिस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी से रिलेटेड आज हम लोग ने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया है, जो कि एसएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो गाइज़ देखिए, ये आप लोग करके जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आ, पूछा गया था क्योंकि 2000 हम लोग जनगणना से भी उठाए ये क्वेश्चन, इसलिए उठाएं क्योंकि आप लोग को ये दिमाग में आ जाएगा कि जनगणना 2000 अभी 23 में होने वाला है, और 2023 में जो जनगणना होगा उस पर ये जनगणना से क्वेश्चन जरूर ही एक क्वेश्चन अब आने वाले जितने भी शिफ्ट है उसमें एक क्वेश्चन डालेगा ही। हर एक शिफ्ट में अब एक एक क्वेश्चन डालेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी के ही द्वारा रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चों का प्रतिशत है वो 13% है। ठीक है, और अगर यहीं पे 2001 की बात कर ले, 2001 की जो जनगणना हुआ था उस समय कितना था, तो 16% था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एनआईपी का फुल फॉर्म क्या है। एनआईपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोग के लिए? क्योंकि अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश, ठीक है, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक पाइपलाइन जो है का उद्घाटन किया गया है। आप लोग को उस पाइपलाइन के अभी कमेंट में आप लोग को बताना है कि वो पाइपलाइन का नाम क्या है और उसका जो है ना उद्घाटन कौन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। भारत के चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? देखिए, अनुच्छेद से और जो है ना नृत्य से क्वेश्चन हम लोगों ने ज़्यादा डाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार, ये क्वेश्चन ना एसएससी में और रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ठीक है, भारत के चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई, यानी कि चुनाव आयोग की व्याख्या की गई। आप लोग को कमेंट में बताना है कि अभी प्रेजेंट में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, और इसके साथ ही जो 4 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका भी नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्ववेद में कितने मंडल है? देखिए, अथर्ववेद के बाद यहाँ पूछा गया, अथर्ववेद में 20 मंडल है। ठीक है, अथर्ववेद में 20 मंडल है। अथर्ववेद में 731 सूक्त तथा 5839 मंत्र हैं। ठीक है, साथ ही ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो आप लोग को ऋग्वेद, अथर्ववेद ये दोनों यहाँ से कंप्लीट हो गया। बाकी जो बचा सामवेद और अजुर्वेद, आप लोग को ये कर लेना है। देखिए, यहाँ से एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन एसएससी में तो पूछा ही गया था, ये क्वेश्चन रेलवे में भी कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो इनका संबंध है सरोद वादक से। सरोद वादक से इनका संबंध है। लाहो नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए, तो लाहो नृत्य भारत के मेघालय से संबंधित है। ठीक है, मेघालय में इस नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से क्या दोनों में पाया जाता है? देखिए, दोनों में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम दोनों ही कोशिकाओं में होता है। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये जान लीजिए। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार के, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक होता क्या है? प्रोकैरियोटिक होता है जो पुराने सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही डेवलप होकर के यूकैरियोटिक सेल बना है। प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस
जिसमें कोई भी, जैसे कि ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस इस तरह से न्यूक्लियस दिखाई देता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है। ये न्यूक्लियस के अंदर में जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारा इस तरह बिखरा हुआ रहता है इस द्रव्य में, ठीक है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, जबकि यूकैरियोटिक साथ ही इसके कई सारे सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी दिखाई नहीं देता है। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियस प्रॉपर तरीका से दिखाई देता है और हर एक सेल ऑर्गन्स का मतलब वो सब इंडिविजुअल होता है, ठीक है। जैसे कि ये मतलब अभी जितने भी जो पेड़ पौधे इंसानों सब में यूकैरियोटिक होता है, और जैसे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस पे पाया जाता है कौन सा, इस पे पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया में, वायरस में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका जो लेखक है वो है किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, डेमन डेमन गलगुट की बुक का क्या नाम है जिसके लिए उन्हें 2021 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, बुकर पुरस्कार 2021, आप लोग को बताना है कि 2022 में बुकर पुरस्कार किनको मिला है, ठीक है। 2022 में और 2021 का, ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो जो बुकर पुरस्कार है ये मिला है द प्रॉमिस, ठीक है। किसके लिए मिला था? तो द प्रॉमिस के लिए मिला था। प्रॉमिस एक बुक है जो लिखा गया था किसके द्वारा? डेमन गलगुट के द्वारा लिखा गया था। और ये किस बुक के लिए? द प्रॉमिस के लिए। और अगर पूछा जाए कि जो ये जो बुक लिखा गया है कहाँ के लिए लिखा गया, तो दक्षिण अफ्रीका के जो नस्ल भेद है उसके आधारित है द प्रॉमिस। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। जैसे कि अगर अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका लग रहा है ऐसा कि मेरा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, ठीक है, और अगर ये जो भी निचली जो कोर्ट है वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। ये कहा गया, इसी के तहत कहा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके अपना याचिका दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आप लोग को ये बताना, साथ ही वर्ल्ड कप ओडीआई कहाँ पे होगा ये भी बताना है, ठीक है। तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है। कब? सूरत अधिवेशन में। और आपको फिर ये कमेंट में बताना है कि जो कांग्रेस का विभाजन होने के बाद फिर से कांग्रेस एक साथ कब मिल गया था, किस अधिवेशन में, और उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि लूर नृत्य का संबंध कहाँ से है? देखिए, लूर नृत्य का संबंध कहाँ से? तो लूर नृत्य मारवाड़ यानी कि राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। लूर, यह नृत्य फाल्गुन मास के प्रारंभ में होकर होलिका दहन जो होता है यानी कि होली दहन तक मनाया जाता है। यह नृत्य राजस्थानी महिलाएं द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें महिलाएं भाग लेते, पुरुष भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? आपको बताना है कि इस साल 2022 का मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। साथ ही आपको 2021 का भी याद रखना, क्योंकि दोनों में से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाती है? ठीक है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा इसका? 108। IPL 2022 में बेंगलुरु का कप्तान कौन था? तो IPL 2022 में बेंगलुरु का कप्तान कौन था?
तो बेंगलुरु का कप्तान कौन था? तो फाफ डू प्लेसिस। अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग एक कमेंट में बताना है कि चेन्नई का कप्तान कौन था? साजो त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ठीक है, तो साजो त्योहार कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? देखिए अभी राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग को हम बता रहे हैं कि सेवन सिस्टर का आप लोग करके जाएगा। सेवन सिस्टर और साउथ वाला ये जो एरिया है उसका, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये जो मुख्यमंत्री और जो आपका राज्यपाल है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है। भारत का जो सेवन सिस्टर है ये वाला एरिया, जो इधर जो बांग्लादेश वाला एरिया, इधर जो सात जो सेवन सिस्टर है उसको, और ये जो साउथ वाला एरिया है, इधर जो साउथ वाला एरिया है इस एरिया में, इस पे आप लोग को कमांड होना चाहिए राज्यपाल का और मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो ला गणेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर प्रतिशत में कितना रखा गया है? 21-22 के तहत कितना रखा गया है आर्थिक वृद्धि दर? 9.3%। और अगर यहीं पे बात कर ले 2022-23 का, ठीक है, 21-22 का 9.3%, और अगर 22-23 का अगर देखा जाए तो 9.2%। ठीक है, 21-22 और 22-23 का। अगला है, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो देखिए वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। यानी कि वर्ण विक्षेपण करने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कौन मुड़ जाता है, जैसे कि प्रिज्म है, अब प्रिज्म से आने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है वो बैंगनी रंग। ठीक है, और सबसे ऊपर में होता है लाल रंग, सबसे कम मुड़ता है लाल रंग, यानी कि रेड का होता है सबसे कम। गाइस, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।